आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़फ़ बिल का जो पास हुआ है, उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। સાહેબ, વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા, 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्यो कहूँ, भिंडी बाज़ार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाज़ार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स हैं, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है। और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे। उनकी मोहब्बत करना माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन
साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट सर। In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan hamaro watan chhe. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047, and by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई छे साहेब जे नमा रबने गमा। साहेब तमारा तो नाम माज नमो छे, नमो हमें सौने गमो। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया, फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज़ के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे कि भी देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं
और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया, तब मेरे पास आया 1700 से ज़्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज़ को कोशिश की है सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा, आप सबसे मिलने का मौका मिल गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दर्शक, गतकालके এটা হয়েছে মুসলিম সমাজের মানে মাইনরিটির মধ্যে যারা আবার মাইনরিটি, মানে মুসলিম সমাজের মধ্যে আবার যারা মাইনরিটি, তাদের একটা অংশ এরা হচ্ছেন দাউদি বোহরা কমিউনিটি। দাউদি বোহরা মানে কমিউনিটি, এরা মূলত শিয়া সুন্নি আছে না, শিয়া সুন্নি মুসলিম সমাজে, তো এরা শিয়া, তো এরা সংখ্যায় খুব কম। তো তার মানে আর কি এটা হচ্ছে যে মাইনরিটির মধ্যে মাইনরিটি, যারা মাইনরিটিজ আছেন তাদের মধ্যে আবার এরা মাইনরিটি। তো তাদেরও সব যে স্বার্থ অধিকার সেগুলো উপেক্ষিত হচ্ছিল। তাদের কথা ভাবা হয়েছে ওয়াকফ বিলে, অ্যাক্টে, যেটা বললেন নরেন্দ্র মোদী, এবং ওনারাও সন্তুষ্ট। তো ওনারা সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গতকাল বাড়িতে। তো এসে একটা চর্চা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, তার খানিকটা অংশ তো আপনারা শুনলেন কী সব বক্তব্য রাখা হয়েছে এবং নরেন্দ্র মোদী কী সব বললেন। তো ওয়াকফ বিল নিয়ে, অ্যাক্ট নিয়ে নরেন্দ্র মোদী যে কথাগুলো বললেন তার মধ্যে বললেন যে মুসলিম সমাজের কাছ থেকেই অভিযোগ আসছিল যে আমরা এই সমস্যায় পড়ছি, ওই সমস্যায় পড়ছি এই ওয়াকফের কারণে। 1700 প্লাস অভিযোগ এসেছিল এবং মহিলারা কীভাবে কী বঞ্চিত হচ্ছেন সেই সব নিয়ে অভিযোগ এসেছিল। তো তারপরে উনি ভাবতে শুরু করে তারপরে আরও সব বিভিন্ন কমিউনিটি যারা আছেন এই মাইনরিটির মধ্যেই, তাদের সঙ্গে কথা বলা, জানা, বিষয়টা বোঝা, তারপর এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তে আসা। রাতারাতি একটা সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিয়ে নিলেন সেটা না, মানে মুসলিম সমাজের তরফ থেকেও অভিযোগ মানে আসছিল এই ওয়াকফের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। অন্য সমাজ থেকেও তো এসছে, কিন্তু মুসলিম সমাজ থেকেও 1700 প্লাস অ্যালিগেশন এসছিল ওয়াকফ ব্যাপারের অনিয়ম ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। ভুক্তভোগীরা তারা সব জানিয়েছিলেন, যেটা বলার চেষ্টা করলেন। তারপর এটা হয়েছে। আর যারা এসছেন তারাও একটা উদাহরণ দিলেন যে আমি একটা জায়গা কিনেছি 2015 সালে, হঠাৎ করে এসে বলা হচ্ছে এটা ওয়াকফ। আমি খুব কঠিনভাবে, খুব কষ্ট করে সেই জায়গাটা নিয়েছি, কিন্তু হঠাৎ করে সেটা এসে বলা হচ্ছে ওয়াকফ। তো আমি সেটা কী করব। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, যে ওয়াকফ প্রপার্টি নিয়ে একটা ধোঁয়াশা আছে, তর্ক বিতর্ক আছে, কাগজপত্র নেই, অথচ বলা হচ্ছে ওয়াকফ, বা হঠাৎ করে এসে বলা হচ্ছে ওয়াকফ, এইসব নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। তো সেইগুলোর একটা সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে, নথিভুক্তকরণের প্রয়োজন রয়েছে। কে কিসের ভিত্তিতে ওয়াকফ বলছেন তার ডকুমেন্ট প্লেস করে একটা নথিভুক্ত করা, লিস্ট করা, এইসবগুলো। কারণ আজ না হয় কাল তো আপনাকে করতেই হবে। আজকে হয়তো বলবেন যে আমরা কোথায় কাগজ পাবো, অমুক তমুক। আরে কাগজ কোথায় পাবো না পেলেও কিছু ইতিহাস, কিছু রেকর্ড তো আপনারা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন যে এটা এই কারণে ওয়াকফ। বা যিনি অন্যরা দাবি করছেন তারাই বা কী ডকুমেন্ট দেখাচ্ছেন যে এটা ওয়াকফ যদি না হয়, তাদের যদি বলা হয় তারা তাহলে কী দাবি করছেন। তো একটা তো সমাধানে আসতে হবে। আজ না হলে 20 বছর পরেও তো বিতর্ক কন্টিনিউ হবে, একটা সময় পরে তো কাগজ দেখাতেই হবে। এখন যদি সবাই আমরা এড়িয়ে যাই যে হয় অনেক বছর আগেকার ব্যাপার, সবার কি কাগজ আছে, তো আজকে আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আপনি যদি সেটা লিস্টেড না করতে পারেন ওয়াকফ প্রপার্টি হিসেবে
প্রপার জায়গাতে, তো আরও 20 বছর পর 50 বছর পর তো সেই তো একই জিনিস দাঁড়াবে। তো একটা যদি সলিউশন আসে যে কি ওয়াকফ সম্পত্তি, কোথায় ওয়াকফ সম্পত্তি, কিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে, তার সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে পুরো একটা মনিটরিং সিস্টেমে আনা, এটা এক। আর দ্বিতীয়ত মিসইউজ করা, যেটা আমি এতদিন ধরে বলে আসছি, মিসইউজ করা, যে এত ওয়াকফ প্রপার্টি এর ইনকামের সমাজ কল্যাণে কাজে লাগানোর কথা, সেগুলো সব লুট হয়ে যাচ্ছে। একটা অংশের লোকেরা, মোতোয়াল্লিরা, তারা সব লুটপাট করে খাচ্ছেন। দেখছেন তো, আমি কালকেও বলেছি যে নেতারা, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রী, তারা সব লুট করে নিয়ে বসে আছেন। তো এগুলো তো বন্ধ করতে হবে। ওখান থেকে যে আয়টা হবে, সেখানে মুসলিম সমাজেরই যদি বলা হয় যারা অবহেলিত হয়েছেন, মহিলা, শিশু, তাদের কল্যাণে তো কাজে লাগাতে হবে। তো সেটা হচ্ছে কোথায়? তো সেটা যদি একটা মনিটরিং সিস্টেমে আসে, তো এটা ভালো দিক। সেই জন্য দেখবেন কালকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই আইনের কিছু ভালো দিক আছে, কিছু ভালো দিক আছে। তো যাই হোক, এইসব ব্যাপার দর্শক, তো এটা একটা কমিউনিটি মুসলিম সমাজেরই, এরাও মানে একটা শিয়া এখানে খুব কম, তো শিয়া তারাও খুব মাইনরিটির মধ্যেই পড়ে, মাইনরিটির মধ্যে মাইনরিটি। তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও এই কথা বললেন। কিন্তু এখন সেসব বলা হলেও তো এদিকে তো চলছে, বিশেষ করে বাংলাতে উস্কানি দিয়ে এটাকে নিয়ে একটা বড় বিতর্ক তৈরি করা, মানব না বলে এসব তো চলছে। তো দেখা যাক তার নিষ্পত্তি কবে হয়, কিভাবে হয়, আর সুপ্রিম কোর্ট শেষ পর্যন্ত কি অর্ডার করে। দর্শক বলবেন যেসব বক্তব্য শুনলেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ব্যাখ্যা দিলেন, যদি আপনাদের এই নিয়ে আরও কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।